हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो चलिए जीएस रिवीजन में आप सभी आज जीएस रिवीजन की इस क्लास में आप सभी का स्वागत है। जी हाँ, जीएस विद प्रेम के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का स्वागत है। तो कल हमने गुप्त वंश आज के बारे में पढ़ा था। आज हम वर्धन वंश से शुरुआत करेंगे। जी हाँ, वर्धन वंश की शुरुआत करेंगे। इस हमारे जैसा कि आप लोग जानते हैं कि प्राचीन इतिहास का रिवीजन आपका चल रहा है YCT का बुक की। तो आप इसे यहाँ से हमारी क्लास से जुड़ के आप अपनी करंट की जो जीएस की जो पोर्शन है उसे एकदम मजबूत कर सकते हैं। यहाँ से आप जुड़ जाइए और कंटिन्यूस क्लास को ज्वाइन कीजिए। और कंटिन्यू डेली क्लास आपको 1 बजे हमारे इस चैनल पे मिल जाया करेगी, अपलोड हो जाया करेगी। तो आप हमारी से जुड़ के इस चैनल से जुड़ के आप अपने जीएस की जो टेंशन है ख़त्म कर सकते हैं। और इस क्लास में आपको हम टॉपिक वाइज सभी विषयों को यहाँ पर जो विषयों के जीएस जो सेगमेंट है उनको हम करवाएंगे। तो अभी प्राचीन इतिहास चल रहा है, इसके बाद आपकी पॉलिटी चलेगी, फिर धीरे धीरे आपको हिस्ट्री, फिर मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक ये सब उसके बाद भूगोल, उसके बाद इकोनॉमी, हर विषय की क्लास आपको करवाई जाएगी। और 2 से 3 महीनों में हम पूरे टॉपिक को कवर कर लेंगे। तो यहाँ से जुड़ के आप अपने तैयारी को धार दे सकते हैं और इस क्लास से जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसे शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरुआत करते हैं वर्धन वंश से। जी हाँ, वर्धन वंश का संस्थापक जो है पुष्यभूति था। जी हाँ, वर्धन वंश का संस्थापक पुष्यभूति था, इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम प्रमुख शासक की बात करें वर्धन वंश की, तो इसका संस्थापक पुष्यभूत से शुरुआत करते हैं। पुष्यभूत के बाद नरवर्धन, जी हाँ, उसके बाद राजवर्धन प्रथम, फिर आपका आदित्यवर्धन, फिर आपका प्रभाकर वर्धन, फिर आपका राजवर्धन द्वितीय, फिर आपका हर्षवर्धन। जी हाँ, सबसे प्रतापी हर्षवर्धन है जैसा कि आप लोग जानते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे पुष्यभूत ज़्यादा पूछा जाता है और हर्षवर्धन। पुष्यभूत और हर्षवर्धन के बारे में ज़्यादा सवाल यहाँ से बनते हैं। तो यहाँ हमने देख लिया कि वर्धन वंश के जो प्रमुख शासक थे, ये हमारे 7 शासक थे। इनके बारे में पहला पुष्यभूत, फिर नरवर्धन, फिर राजवर्धन, फिर आदित्यवर्धन, फिर प्रभाकर वर्धन, फिर राजवर्धन, फिर हर्षवर्धन। ये प्रमुख शासक जो हमारे वर्धन वंश से संबंधित हैं। अब चल देंगे हम हर्षवर्धन के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, हर्षवर्धन के बारे में देखेंगे। तो हर्षवर्धन जो कि सबसे प्रतापी शासक कहा जाता है, इसका शासनकाल जो है 606 से 647 साल तक। जी हाँ, कुल 41 साल इसने शासन किया, 606 से 647 ईस्वी तक। पिता जो है इसका प्रभाकर वर्धन था। जी हाँ, माता के नाम यशोमती था और उपनाम जो इसका शिलादित्य था। जी हाँ, इसे आप लोग याद रखेंगे, इसका उपनाम जो है शिलादित्य था। उपाधि की बात करें तो इसे शकलोत्तर और पथनाथ की उपाधि से मिली थी। जी हाँ, शकलोत्तर पथनाथ की उपाधि से दी गई थी। रचनाओं की बात करें तो इसकी रचना प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। जी हाँ, ये इसकी 3 रचनाएं बहुत फेमस हैं, प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागानंद। राजधानी की बात करें तो कन्नौज और महोदय श्री। जी हाँ, कन्नौज को महोदय श्री कहा जाता है, पहले यह थानेश्वर थी। जी हाँ, पहले इसे थानेसर थी, बाद में इसे कन्नौज या महोदय श्री, जिसे महोदय श्री के नाम से भी जाना गया कन्नौज को। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो ये हमारी यूपी से संबंधित है, इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम सवाल देखेंगे, अगले 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 सेगमेंट पे चलेंगे। अगला देखेंगे कि एहोल अभिलेख के अनुसार हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य लड़े गए युद्ध में पुलकेशिन द्वितीय विजयी रहा है। बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है कि एहोल अभिलेख के अनुसार हर्ष और पुलकेशिन द्वितीय के मध्य लड़े गए युद्ध में कौन विजयी रहा। तो पुलकेशिन द्वितीय यहाँ विजयी रहा है। ये किसमें दिखा गया, एहोल अभिलेख में। और अगला हम देखेंगे चीनी यात्री ह्वेनसांग। जी हाँ, चीनी यात्री ह्वेनसांग जो है इसकी यात्रा काल जो है 629 से 645 ईस्वी तक। और यह इसकी यात्रा विवरण जो है सीयूकी के नामक ग्रंथ में मिलता है। और यह जो है हर्ष के शासनकाल में कन्नौज में इसका आगमन हुआ था 636 ईस्वी में। इसे भी आप लोग याद रखेंगे, कई बार हमारे एग्जाम में पूछा गया है ये कि हाँ चीनी यात्री ह्वेनसांग कब आया था। तो यह हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था। कब आया था, कहाँ आया था, हर्ष की राजधानी कन्नौज में आया था और 636 ईस्वी में। इसे आप लोग याद रखेंगे। इसकी यात्रा का जो विवरण हमारे सीयूकी नामक ग्रंथ में मिलता है। और इसने जो यात्रा की थी 629 से लेकर 645 तक। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलेंगे चालुक्य वंश। जी हाँ, चालुक्य वंश की बात करेंगे। जी हाँ, चालुक्य वंश में चलेंगे, चालुक्य वंश की बात करेंगे। तो दक्कन में वाकाटकों के पश्चात बादामी और वातापी के चालुक्य सत्ता में आए। जी हाँ, दक्कन में वाकाटकों के पश्चात बादामी और वातापी चालुक्य सत्ता में आए। बादामी के चालुक्य जो है बेंगी के चालुक्य, इसके संस्थापक जो है विष्णुवर्धन प्रथम थे। जी हाँ, बेंगी के चालुक्य जो हैं इसका संस्थापक जो है विष्णुवर्धन प्रथम था। और कल्याणी के जो चालक हैं इसके संस्थापक तैलप द्वितीय थे। जी हाँ, तैलप द्वितीय थे। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। इसमें बादामी के चालुक्य में 2 संस्थाएं थी, एक बेंगी के चालुक्य, एक कल्याणी के चालुक्य। तो बेंगी के चालुक्य के संस्थापक जो है विष्णुवर्धन था। यहाँ आप रिलेट कर सकते हैं कि बे से विष्णु। और कल्याणी के चालुक्य जो हैं यहाँ से तैल, तो कल तैल, तो तेल के बिना कल्याण नहीं होगा। इस तरह आप याद करके रिलेट करके याद कर सकते हैं कि कल्याणी में ला से आ रहा है तो इनमें भी ला आ रहा है तो तेल हो जाएगा। बाकी यहाँ बेंगी से विष्णु है, तो यहाँ इसे इस तरह आप इसे रिलेट करके याद कर सकते हैं। बाकी
बादाम, इसमें एक और है संस्थापक जय सिंह। जी हाँ, बादामी की बात करें, बादामी की जो है स्थापना जो है जय सिंह के द्वारा, वास्तविक संस्थापक इसका पुलकेशिन प्रथम माना जाता है। जी हाँ, बादामी के जो संस्थापक थे जय सिंह, और यहाँ वास्तविक संस्थापक इसका पुलकेशिन प्रथम माना जाता है। तो इसे अभी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे अब पल्लव वंश। जी हाँ, पल्लव वंश की चर्चा करेंगे। जी हाँ, पल्लव वंश जो है ये इसके संस्थापक सिंह वर्मा, कुछ इतिहासकार बप्पदेव को भी मानते हैं। पल्लव वंश की जो है इसके संस्थापक सिंह वर्मा जी थे, लेकिन कुछ इतिहासकार बप्पदेव को मानते हैं। इसकी राजधानी जो है कांची थी। अंतिम शासक इसका जो है पराजित वर्मन था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो आपको पल्लव वंश में बस इतना याद रखना है, इसका अंतिम शासक अपराजित वर्मन, संस्थापक सिंह वर्मा, लेकिन कुछ इतिहासकार बप्पदेव भी मानते हैं। रांची इसकी कांची थी। इसे आप लोग याद रखेंगे। प्रमुख पल्लव शासक की बात करेंगे तो जी हाँ, प्रमुख पल्लव शासक जी हाँ जहाँ से हमारे एग्जाम क्वेश्चन बनते हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सिंह विष्णु। जी हाँ, सिंह विष्णु जो कि किरातार्जुनीयम के लेखक और भाराबी के दरबार में था। ये बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा गया है। सिंह विष्णु जी जो कि किरातार्जुनीयम के लेखक थे और भाराबी के दरबार में था। महेंद्र वर्मन प्रथम जो है ये एकाश्म मंदिर निर्माण की शुरुआत इन्हीं के शासनकाल में हुई, और संस्कृत नाटक मत विलास प्रहसन की रचना की थी। जी हाँ, संस्कृत नाटक मत विलास प्रहसन की रचना किसने की थी? महेंद्र वर्मन प्रथम ने की थी। अगला हम लोग देखेंगे नरसिंह वर्मन प्रथम। जी हाँ, नरसिंह वर्मन प्रथम जो है 642 ईस्वी में चालुक्यों की राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया और वातापी कोंड तथा महामल्ल की उपाधि धारण की थी। जी हाँ, वातापी कोंड और महामल्ल की उपाधि धारण की थी। अगला हम लोग देखेंगे नरसिंह वर्मन जो है द्वितीय महाबलीपुरम मामल्लपुरम के रथ मंदिर का शुभारंभ भी यहीं पर किया गया था। किसने? नरसिंह वर्मन के शासनकाल में। तो अगला हम देखेंगे नरसिंह वर्मन द्वितीय जो कि मंदिर निर्माण की नई शैली राज सिंह शैली का प्रयोग किया गया नरसिंह वर्मन द्वितीय के द्वारा। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो नरसिंह वर्मन प्रथम जो है 642 ईस्वी में चालुक्यों की राजधानी बादामी पर अधिकार कर लिया, वातापी कोंड तथा महामल्ल की उपाधि धारण की, महाबलीपुरम मामल्लपुरम में रथ मंदिर का शुभारंभ किया। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। अगला हम लोग देखेंगे नरसिंह वर्मन जो है द्वितीय मंदिर निर्माण की नई शैली राज सिंह शैली का प्रयोग किया और कांची के कैलाश नाथ मंदिर तथा महाबलीपुरम के तटीय मंदिर का निर्माण करवाया था। किसने? नरसिंह वर्मन द्वितीय ने। और 10 कुमार चरित्र के लेखक दंडित दरबार में था। इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हमने देख लिया जो पल्लव वंश से प्रमुख शासक थे सिंह विष्णु, महेंद्र वर्मन, नरसिंह वर्मन प्रथम, नरसिंह वर्मन द्वितीय के बारे में। सबसे ज़्यादा यहाँ पर ये आपको याद रखना है कैलाश मंदिर जो महाबलीपुरम का मंदिर है इसका निर्माण भी हमारे नरसिंह वर्मन द्वितीय ने करवाया था। और यहाँ पर जो नरसिंह वर्मन प्रथम थे महाबलीपुरम मामल्लपुरम रथ मंदिर का शुभारंभ इन्होंने करवाया था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। अब हम चलेंगे चोल वंश के बारे में बात करेंगे। जी हाँ, चोल वंश तो इसका संस्थापक जो है विजयालय थे। जी हाँ, और राजधानी इसकी तंजावुर थी। बाद में गंगकोंड चोलपुरम हुई है। जी हाँ, चोल वंश की जो संस्थापक विजयालय और राजधानी इसकी तंजावुर, बाद में गंगकोंड चोलपुरम, अंतिम शासक जो है राजेंद्र तृतीय थे इसके। तो इसे आप लोग याद रखेंगे। चोल वंश के अंतिम शासक राजेंद्र तृतीय, संस्थापक विजयालय, उसकी राजधानी तंजावुर थी। बाद में से गंगकोंड चोलपुरम किया गया। अगला हम लोग देखेंगे यहाँ पर प्रमुख चोल शासक की बात करेंगे। तो पहला है परांतक वन। जी हाँ, जो कि पल्लवों का पूर्ण उन्मूलन किया, उपाधि से मदुरई कोंड दिया गया। जी हाँ, परांतक वन जो था हमारा पल्लवों का इसने पूर्ण उन्मूलन कर दिया था और इसका उपाधि जो है मदुरई कोंड के नाम से दिया गया। और 949 ईस्वी में तक्कोलम का युद्ध राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय से हुआ, इसमें परांतक वन पराजित हुआ। इसे आप लोग याद रखेंगे। तो 949 ईस्वी में तक्कोलम का युद्ध हुआ था जिसमें राष्ट्रकूट कृष्ण तृतीय से हुआ था, जिसमें परांतक वन विजयी हुआ था। तो इसे आप पराजित हुआ था। इसे आप लोग याद रखेंगे। अगला हम देखेंगे अगला प्रमुख चोल शासक राजराज प्रथम जो कि तंजावुर में बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर बनवाया था इसने। जी हाँ, बृहदेश्वर या राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया था? राजराज प्रथम ने करवाया था। कई बार हमारे एग्जाम में ये पूछा गया है। अगला हम देखेंगे राजेंद्र प्रथम। जी हाँ, ये भी हमारे चोल शासक थे। गंगा जल लाने हेतु पाल शासक महिपाल तथा पूर्वी गंग शासक को पराजित कर गंगईकोंड उपाधि की धारण की थी। जी हाँ, गंगईकोंड की उपाधि किसने धारण की थी? राजेंद्र प्रथम ने। और गंगईकोंड चोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण भी किसने करवाया था? राजेंद्र प्रथम ने। तो यहाँ देख सकते हैं कि तंजावुर में बृहदेश्वर या राजेश्वर मंदिर का निर्माण राजराज प्रथम ने, लेकिन गंगईकोंड चोलपुरम में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण किसने करवाया? राजेंद्र प्रथम ने। अगला हम देखेंगे कुलोत्तुंग द्वितीय जो कि चिदम्बरम नटराज मंदिर से हटाकर गोविंद राज की मूर्ति को हटवाकर समुद्र में फेंकवा दिया था। किसने? कुलोत्तुंग द्वितीय ने। तो इसे भी आप लोग याद रखेंगे। तो यहाँ हम लोगों ने देख लिया
कि जो प्रमुख चोल शासक थे उनके बारे में पढ़ा और क्या क्या उनसे संबंधित सब विशेषताएँ थी उसके बारे में हमने देखा। अब हम चलेंगे चोल प्रशासन की विशेषता की बात करेंगे। यहाँ चोल प्रशासन की विशेषता जो है ग्राम शासन की प्रशासन की स्वायत्तता थी, ग्राम प्रशासन की स्वायत्तता थी यहाँ पर, और गाँव में गतिविधियों की देखरेख हेतु समितियों की स्थापना की गई जिसे वारियम कहा जाता था। जी हाँ, गाँव की गतिविधियों की देखरेख हेतु समितियों की स्थापना की गई जिसे वारियम कहा जाता था। तो ये चोल प्रशासन की विशेषता थी। आइए उनकी प्रमुख समितियाँ, कुछ समितियाँ उनके बारे में हम जानते हैं चोल शासन के उसमें। तो इसमें पहला है टोटवारियम जो कि उद्यान समिति कहलाता था। जी हाँ, टोटवारियम को उद्यान समिति, उदासीन वारियम को विदेशियों की देखरेख हेतु, जी हाँ इसे आप लोग याद रखेंगे। फिर आपका पूर्ण वारियम जो है स्वर्ण समिति होती थी, तथा एरी वारियम जो है हमारी तालाब समिति होती थी। तो यहाँ हमने देख लिया कि एरी वारियम जो है, वारियम से मतलब समित होता है, यहाँ वारियम को हम समित से जोड़ देते हैं, लेकिन एरी का मतलब तालाब, टोट का मतलब उद्यान, बाकी उदासीन मतलब विदेशियों की देख रही है, तथा पूर्ण जो है स्वर्ण होता था। तो इसे आप लोग याद रखेंगे, पूर्ण, स्वर्ण, एरी, तालाब, टोटू, उद्यान। तो इसे इस तरह आप इसे याद रख सकते हैं। अगला हम लोग देखेंगे तो यहाँ हमने तो इस तरह आज ये जो प्राचीन इतिहास का सेगमेंट था आप लोगों का यहीं से समाप्त हुआ। और आज यहाँ से अब हम आगे की क्लास में हम यहाँ पर देखेंगे मध्यकालीन इतिहास, या हो सकता है कि हम पॉलिटी की शुरुआत करेंगे। तो आप लोगों की क्लास कैसी लगी? आप लोग, हमने यहाँ पर टोटल कुल 5 क्लासों में इस क्लास को जितने भी हमारे प्राचीन इतिहास से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं, बनते हैं हमारे एग्जाम में, उनको हमने यहाँ कवर कर लिया। तो आप हमारे जाके प्लेलिस्ट में जाके आप हमारे सभी क्लास को देख सकते हैं, वहाँ से अपनी रिवीजन के रूप में इसे देख सकते हैं। बहुत अच्छी क्लास है, बहुत अच्छी बुक है, यहाँ से आप इसे पढ़कर अपने जीएस की जो तैयारी है उसे एकदम धार दे सकते हैं। तो आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। और चलिए फिर हम कल से शुरुआत करेंगे एक नए विषय की। तो कल हो सकता है हम मध्यकालीन इतिहास या पॉलिटी की शुरुआत करेंगे। तो कल के क्लास में जुड़ना आप लोग ना भूलें। 1 बजे एक क्लास आप लोगों को हमारे इस यूट्यूब चैनल पे अपलोड कर दी जाती है, वहाँ से जुड़कर आप हमारी क्लास को देख सकते हैं। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। यहाँ पर आपको वही चीज़ें पढ़ाई जा रही हैं जो आपके एग्जाम में डायरेक्ट पूछी जाती है। तो आप यहाँ से अपने शॉर्ट नोट भी बना सकते हैं, या शॉर्ट नोट के टाइप में भी होता है, यहाँ से शॉर्ट नोट में आप बना के ऐसे रिवीजन भी कर सकते हैं। और बार बार रिवीजन करने से ही आपको सफलता मिलेगी। सबसे बड़ी चीज़ हम आपको बता दें, सफलता की सबसे बड़ी चीज़ क्या होती है कि कोई चीज़ 10 चीज़ें 10 जगह पढ़ने से नहीं होती है। एक चीज़ को 10 बार पढ़ने से सफलता मिलती है। जब तक आप एक चीज़ को 10 बार पढ़ के उसे रट नहीं लेते हैं, जब तक आपको वो कंठस्थ नहीं हो जाता है, तो ये मत समझिए कि आपकी तैयारी पूरी है। जी हाँ, ये मैं भी अपना एक एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, क्योंकि हम लोग भी कोई भी एग्ज़ाम देते हैं जल्दी सफल नहीं होते, क्योंकि वहाँ पे कहीं ना कहीं कमी रहती है कि हम लोग किसी चीज़ को मतलब किसी चीज़ को याद नहीं कर पाते। क्योंकि बार बार कोई चीज़ पढ़ो तो उसका एक मनोवैज्ञानिक वो होता है कि वो इतने टाइम भर आपके दिमाग में रहेगा, उसके बाद फिर वो नेगलेक्ट हो जाता है। तो इस तरह आप किसी भी चीज़ को जब बार बार पढ़ेंगे तो वो आपके दिमाग में बैठ जाएगा, फिर आप उसको कभी भूल नहीं सकते। तो इस तरह आपको यहाँ पर बहुत कंसंट्रेट होने की ज़रूरत है, और आप कंसंट्रेट होकर अपनी तैयारी कीजिए, पढ़ाई कीजिए, और हमारी इस क्लास से जुड़ें। आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ें और यहाँ से लाभ उठाएं अपने क्लास का। तो आज की क्लास हम यहीं समाप्त करेंगे। तो ये प्राचीन इतिहास के हमने सभी जितने सेगमेंट थे उनको 5 क्लासों में ख़त्म किया। अब हम कल से नए विषय की शुरुआत करेंगे। तो कल आप लोग जुड़ना ना भूलें, और फिर मिलेंगे आपको एक नए वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, आप लोग स्वस्थ रहिए, मत रहिए, और हमारे इस चैनल को आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। चलिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग सब्सक्राइब करो, शेयर करें। फिर चलिए फिर हम लोग मिलेंगे नई वीडियो में। तब तक पढ़ते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। नमस्कार, जय हिंद।